उसमें कमी है, उसमें सिर्फ क्रूज है, इसमें अडास भी है। फुल लोड लेके गया हूँ इसमें, हम लोग 6 जाने थे तो पूरा लास्ट सीट में कंफर्टेबल आ गए थे। हाँ, उसकी सीट्स थोड़ी हार्ड है, ये सॉफ्ट है, थोड़ी प्रीमियम फील करती हैं। कूलेंट की फटी थी, कूलेंट की पाइप फटी है लेकिन जैसे आपका 25 लाख का बजट है, स्कॉर्पियो एन 700 या फिर अदर गाड़ी कोई। ऑलराइट, व्हाट्स अप गाइस, दिस साइड निपुण धवन वंस अगेन। तो आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे बेसिकली इन दो गाड़ियों का, राइट। स्कॉर्पियो एन और XUV 700, ये दोनों ही लाइक एक पापा की गाड़ी है, एक मेरी गाड़ी है। तो हमारे पास बेसिकली ये दोनों गाड़ी एक घर में और हम कोई भी कभी भी चला लेते हैं, राइट। तो आज मैं अपने पापा से पूछूंगा कि उनको स्कॉर्पियो में क्या अच्छा लगता है, जो उनको 700 में नहीं अच्छा लगता, और 700 में क्या अच्छा लगता है जो स्कॉर्पियो में नहीं लगता, राइट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे पूरी इस वीडियो के अंदर। लेट्स फिगर इट आउट, कौन सी गाड़ी अच्छी है ओनर्स के हिसाब से। जैसे हमारे पास दोनों गाड़ी है तो वी कैन गिव यू अ वेरी गुड आइडिया आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इन दोनों में से। और पापा जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। और कैसी चल रही स्कॉर्पियो एन आपकी? ओवरव्यू दो अपनी गाड़ी का। अगर आप अभी तक क्या ओवरव्यू है, राइट? अगर आप आइडियल स्पीड पे चलते हो तो इस जैसी कोई गाड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, अभी तक मैंने शेवरले भी चलाई हुई है, हुंडई की भी चलाई है और मारुति भी चलाई है, लेकिन जिस हिसाब से ये गाड़ी चलती है मेरे को नहीं दूसरी गाड़ी अभी तक कोई अप्रोच की इस जैसी गाड़ी हो सकती है। तो आपने 700 भी चलाई हुई है, तो आपको इन दोनों में बेसिकली क्या फर्क लगा? बेसिकली वो एक क्वींस गाड़ी है, आप ये कह सकते हो ये किंग गाड़ी है। फिर भी मतलब फर्क क्वीन में अगर इसके हिसाब से देखी जाए तो क्वीन के हिसाब से जैसे लेडीज जो होती हैं वो बात नहीं करती हैं, चुप रहती हैं, जो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ज़्यादा साइलेंट है। हाँ। और वो थोड़ी सी रोबस्ट गाड़ी है। ओके, तो एवरेज कैसी आ रही है? एवरेज अगर आइडियल स्पीड पे चलो तो इसकी एवरेज मैं तो भाई 20 लेता हूँ। अच्छा, विदाउट टैंक टू टैंक आपने नोटिस करी है? ठीक है, विदाउट एसी। और एसी के साथ भी निकल जाती है 20, मतलब 20 की है ही है। एसी के साथ सब कुछ मतलब मिला मिलो के आप जैसे आपने इसको 30 20 से 22 भी जाती है, मैं इसको 20 ही कंसीडर करता हूँ। 23 भी जाती है जो MID पे आता है। MID पे तो 25 मैं इसको 20 ही कंसीडर करता हूँ, तो इसीलिए 20 ही बोलता हूँ। अच्छा, तो अब जैसे इसका कैबिन का अंदर का एनवायरनमेंट है वो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। आ जाओ अंदर। तो अंदर आपको कैसा लगता है इसका सारा कैबिन? अंदर से कोई नॉइस आती? कैबिन नॉइस है? जब मतलब खड्डों पे कैसी रिएक्ट करती है ये गाड़ी? स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बम्पर्स आते हैं, बढ़िया रोल करती है गाड़ी। बॉडी रोल करती है? बॉडी रोल है इसमें? हाँ। उसमें नहीं आपको लगा होगा बॉडी रोल? उसमें नहीं है। स्टीयरिंग इसका मतलब इसका उसके रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा हार्ड है, वो ज़्यादा सॉफ्ट है, उसका ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन ये अगर मैसिव गाड़ी है तो इसमें हार्ड भी चलता है। अच्छा, तो आपने इसका 4x4 क्यों नहीं कंसीडर करा? मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं जाता ही नहीं हूँ 4x4, मैंने ऑफ रोडिंग की नहीं है इतनी, और ऑफ रोडिंग का मेरे को इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। एसी हो गया, ये इसका पूरा सिस्टम वो आपको कैसा लगा इसका? बढ़िया, मेरा तो ठीक चल रहा है। मेरे को वो इन्होंने अपडेशन के लिए बोला था, लेकिन मेरे को अभी फिलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन करवानी तो पड़ेगी, लेकिन फिलहाल तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कराई नहीं हुई है अपडेशन कोई भी आपको? ओवरऑल अभी तक ये 32,000 के किलोमीटर, 33,000 के करीब चल चुकी है गाड़ी मेरी। और मेरे को अभी तक सिर्फ एक मेजर इशू आया था इसका, जो इसकी पाइप उसकी कूलेंट की पाइप फटी है, लेकिन कंपनी ने अच्छा मेरे को रिस्पांस दिया और अच्छा से उन्होंने मेरी बात सुनी रखी और मेरे को गाड़ी ठीक करके दी। मतलब कोई उन्होंने पैसा चार्ज नहीं करा? और सबसे बड़ी बात जो गाइस इसमें ये थी कि इनको कैब ही पिक करने आई थी घर से और कैब इनको ड्रॉप करके गई थी, दोबारा से इनको कैब लेने आई थी सर्विस स्टेशन के लिए मेरे को और उन्होंने घर तक इनके पास ट्रक आया था, गाड़ी घर से पिक करके लेके गया और हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट महिंद्रा वालों ने करके दी है, सर्विस सेंटर वालों ने।
और कूलेंट मैंने खुद बाद में चला के देखी है गाड़ी, तो कूलेंट का कोई इशू भी नहीं आ रहा उसके अंदर, राइट। अब जैसे आप इसको काफ़ी पहाड़ों पे ले गए हो, पहाड़ों पे इसका क्या रिस्पॉन्स है, पहाड़ों पे इसकी क्या माइलेज है? एवरेज जैसे लद्दाख लेके जा सकते हैं इसको हम? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, कोई इशू तो नहीं आएगा? जैसे आजकल वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि इस गाड़ी में इसके तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इशू आ रहा है, वो सब इशू आ रहा है। मेरे को तो एक भी नहीं आया अभी तक कोई इशू नहीं आया। कैमरे की क्वालिटी इसकी कैसी है? मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट कैमरा है समझो। हाँ, इससे पहले मेरे पास कैमरा मैंने नहीं लिया हुआ था, गाड़ी में नहीं था मेरे तो पास। फिर आपको ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती होगी कैमरे की। ओ, हम तो कमर्शियल वैसे ही देखा जाए तो चलने वालों में से हैं। हाँ, तभी 33,000 किलोमीटर गाड़ी भी चला दी इन्होंने इतने कम टाइम में। तो कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसी पर्टिकुलर मोमेंट्स, कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्रिप्स जहाँ पे आपको लगा हो यार ये गाड़ी बाकियों से बहुत ज़्यादा मतलब अलग स्टैंड होती है? नहीं, जब मैं बद्रीनाथ गया हूँ तो मैं पूरी गाड़ी फुल लोड लेके गया हूँ। इसमें हम लोग 6 जाने थे, तो पूरा लास्ट सीट में कंफर्टेबल आ गए थे? हाँ, लास्ट तो कितनी सीट हाइट में थी उनकी जो गए थे साथ में? बेटी थी और मेरे ख्याल से 5 फुट 7 इंच तो हाइट होगी उसकी। अच्छा, मतलब 5 फुट 7-8 वाले लोग आराम से इजीली बैठ सकते हैं। इजीली बैठ। आप कभी बैठ के देखिए हो पीछे? हाँ, मैं बैठा हूँ, क्यों नहीं बैठा हूँ। तो मैंने गाड़ी चलाई थी और मेरे को पीछे बैठना पड़ा। राइट। और पीछे बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इशू ये है कि आपको स्पेस का लगता है कि लगेज के लिए, अगर लगेज की बात ना हो तो बाकी फिर गाड़ी ठीक है। एक एसी वेंट्स की कमी है। हाँ, एसी वेंट्स की कमी है। एसी वेंट्स नहीं है, बाकी ओवरऑल एसी इसका इतना है कि पीछे तक ठंडा चिल कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन था 700 का और इसका, आपने Z6 बुक कराया था, Z8 लग्जरी लिया, ऑटोमेटिकली आपने वो मैनुअल तो भाई लेना साहब था। आपकी मेहरबानी हुई है। मैं क्या कह सकता हूँ इसको। वैसे मैं ये 700 ले रहे थे, लेकिन हमारी ऑलरेडी पहले से बुक थी तो मैंने इनको 700 लेने नहीं दी थी, राइट। तो फिर हमने इसका स्कॉर्पियो एन ही ले ली थी, Z8। उस टाइम वही अवेलेबल थी। ऑटोमेटिक का आपका कैसा इसका ऑटोमेटिक इसका मैंने रिस्पॉन्स? फर्स्ट टाइम चलाई है इसलिए मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ऑटोमेटिक चलाते हुए। मैनुअल से ज्यादा आपको? मैंने ये भी सुना है कि ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन लकीली क्यों मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है तो इसको लेके भी मैं आइडियल स्पीड पे ही चलता हूँ मेरा ख्याल से, इसलिए अभी तक मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आइडियल स्पीड मतलब आप किसको कहते हो? मैं आइडियल स्पीड 80 to 90 बस। 80 to 90। हाँ, टॉप तो स्पीड आपने इसका कितना चलाया हुआ? टॉप तो मैंने 170 180 तक। उस पे स्टेबल थी ये? हाँ, उस पे तो मतलब हाईवे पे चलेगी तो स्टेबल है। ओके, मतलब लाइक मैंने भी इसकी ऑलमोस्ट 170 180 तक चलाई है, तो इशू कोई नहीं आता हाई स्पीड पे, वैसे इशू कोई नहीं है इसका, राइट। तो अभी तक आपको इसके अंदर नेगेटिव्स क्या लगे? कुछ नेगेटिव्स होंगे, अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव कवर किए हैं। नेगेटिव्स में आपको इसमें क्या लगता है कि यार हाँ ये नेगेटिव है, ये अच्छी हो सकता था तो गाड़ी और अच्छी होती? नेगेटिव बाकी इंजन में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है अभी तक। इसके मल्टीमीडिया में ज़रूर थोड़ा सा ये है कि इसका एड्रोनॉक्स जो है हर बार एक ही बार में नहीं उठाता है, एड्रोनॉक्स रिस्पॉन्स नहीं करता। हाँ, बेसिकली वो नहीं रिस्पॉन्स करता। और दूसरी बात, जब हम गाड़ी लेने गए थे तब इन्होंने बताया था कि गाड़ी आपको सब कुछ बताएगी ऑन स्क्रीन, एज जैसे इसके मतलब इको सेंस क्या है और गाड़ी आपकी कितनी बार आपने ब्रेकिंग। जो इसका इको सेंस है वो मेरे को बाद में चला था कि इसका सिर्फ मैनुअल के अंदर आता है, ऑटोमेटिक में इको सेंस नहीं आता, जिसके कारण इस गाड़ी के अंदर इको सेंस नहीं है। अब चलते हैं हम 700 के अंदर, राइट। अब उसके बारे में बताना, क्योंकि आपने वो भी चलाई हुई है, मैंने भी चलाई हुई है। खैर मेरे तो जो रिव्यूज हैं गाइस आते रहते हैं, तो मैं चाह रहा था कि आज हम दोनों के रिव्यूज से हम उसमें से इसके अंदर आते हैं। आपको क्या फर्क लगता है इन दोनों में? जो सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो क्या होगा? सबसे पहला इम्प्रेशन, सबसे पहले तो इसकी सीट्स में बहुत फर्क है। उसकी सीट्स थोड़ी हार्ड है, ये सॉफ्ट है, थोड़ी प्रीमियम फील करती हैं, थोड़ी कंफर्टेबल ज्यादा है। प्रीमियम फील, हाँ प्रीमियम है, कंफर्टेबल है, अच्छी फील करती है। इसलिए ये तो उसमें लैक करता ही है, ये पूरी प्रीमियम लुक देता है। तो ये तो मतलब आपको वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है कि ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली भी देखें, हाँ प्रैक्टिकली भी देखो तो आंखों को यही अच्छा लगेगा कि रनिंग में है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है, और ऊपर से वही पुरानी वाली लुक जो आज से 40 साल पहले वाली होती थी स्टीरियो की, वही लुक देता है। अब इसके अंदर जो काफी प्रॉब्लम आ रही है, ये ना स्क्रीन इसकी ब्लैंक हो जाती है।
हमारी गाड़ी में तो नहीं आई हो, हमारी गाड़ी में ऐसा अभी तक कुछ नहीं मेरे है। को एक ये बढ़िया लगी है कि वो भी टॉप ऑफ द एंड मॉडल है, लेकिन उसमें इन्होंने ये चीज ना दे के बहुत मतलब हमारे Basic. साथ बेसिक नेसेसिटी जो है हमारे लिए वो बहुत वो की है हमारे साथ। जो नहीं दिया आपको, हाँ, मतलब जो नहीं दिया वो देना चाहिए था इनको। Mercedes बाकी type जो look है बाकी पूरी। सब कुछ इन्होंने मतलब टॉप ऑफ द एंड दिया, तो उनको ये भी देना चाहिए था इसमें, जो मेरे लिए तो कम से कम बहुत जरूरी होना चाहिए था। और रनिंग में आपको कैसी लगती है ये? पेट्रोल ये- इंजन है, वो डीजल इंजन है, ये हाँ। मैनुअल है, वो ऑटोमेटिक है। हाँ नहीं, इसको मैनुअल लेके मैंने आज तक चलाई तो सारी गाड़ी मेरे को 32-35 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, तो मैंने आज तक चलाई सिर्फ मैनुअल गाड़ी ही थी। अच्छा। तो मेरे को तो मैनुअल बढ़िया लगती है, क्योंकि एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मैनुअल में बढ़िया एवरेज ले सकते हो ऑटोमेटिक से। पर पेट्रोल और मैनुअल में तो थोड़ा मुश्किल ही है वो। नहीं, पेट्रोल मैनुअल अब में जैसे इसका 2000 सीसी का इंजन है, 200 हॉर्स पावर इसकी। हाँ, तो मेरे पास जो मेरी पहली गाड़ी थी लग्जरी, वो मेरे पास स्टीम थी। 95 में मैंने सबसे पहले निकाली थी वो गाड़ी। जो और आपने लास्ट पेट्रोल चलाई है, उसके बाद तो पेट्रोल नहीं, चलाई उसके बाद नहीं। हुंडई की एसेंट जो थी वो पेट्रोल थी मेरे पेट्रोल पास। थी। हाँ। हाँ, तो वो जो गाड़ी थी स्टीम, 1300 सीसी इंजन होने के बावजूद भी उसकी जो एवरेज निकलती थी वो 13-14 से ज्यादा नहीं निकलती थी। तो उस टाइम 1300 सीसी, इंजीनियरिंग भी काफी उस टाइम 1300 सीसी और अब का 2000 सीसी के हिसाब से तो फिर इसकी एवरेज फिर भी उसके हिसाब से बढ़िया ही है। कि अगर ये इसका इंजन पावरफुल है तो इसकी एवरेज और कम होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो यही है कि अगर आप आइडियल स्पीड पे चलोगे, गाड़ी को अगर लग्जरियस फील करवाना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप आइडियल स्पीड पे चलो, और जो आपकी हाईवे की स्पीड है अगर उस पे चलोगे तो आपको ये गाड़ियाँ बहुत अच्छे से लेके जाएंगी। अच्छा। और आपको ऐसा क्या क्या लगता है कि यार ये चीज ना स्कॉर्पियो एन में होनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा मैंने बताया ही और है, बेटर हो जाता? मैंने बताया ही है। और दो जैसे तीन इसके अंदर चीजें तो आपके मैंने 7 बता दी। एयर बैग्स आ जाते हैं, उसमें 6 एयर बैग्स हैं। चलो एयर इसमें बैग जैसे की एक तो knee वो bag- सेफ्टी वाइज है, सेफ्टी वाइज है, लेकिन उस सेफ्टी वाइज 6 भी ठीक ही है। और कभी भगवान ना करे कि इसकी जरूरत पड़े कभी भी, चलो सेफ्टी वाइज होने चाहिए। लेकिन मैं तो इसमें नहीं हूँ कि जब नहीं होते थे हमारे पास एयर बैग्स तो क्या होता था। हाँ, तब तो सही दो ही होते थे आगे फ्रंट पे जब- बस। तो आपका ये सनरूफ ये हाँ। ज्यादा पसंद है कि वो वाली ज्यादा पसंद है? ऑब्वियसली पैनारूफ जो है, ड्राइवर को तो ना पैनारूफ को इसका फर्क पड़ना है ना उसका फर्क पड़ना है। नहीं, दोनों मशीन निकल सकते बाहर। ड्राइवर जब ये गाड़ी खड़ी है फिर तो ड्राइवर को भी अच्छा लगेगा ना, जब उसने ड्राइवर ने थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है, तो अगर वो अपनी सीट को पूरा नीचे लेके जाएगा और उसको ऊपर से पूरा व्यू मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा उसको। और कुछ ऐसे भी पॉइंट बताओ जो आप चाहते हो कि यार स्कॉर्पियो एन से इसके अंदर हो, जो इसके अंदर कमी आपको लग रही हो। अपनी तरफ से तो मेरे को नहीं लगता इंजीनियर्स में कोई ऐसी कमी छोड़ी हो जो स्कॉर्पियो एन में हो, क्योंकि स्कॉर्पियो एन से सब चीजें इसमें 21 ही है, और आप ये नहीं कह सकते हो कि 19। अब जैसे इसकी बूट का ही आप देख लो, इसमें बेटर ऑप्शन दे रखी है बूट की, पूरा प्लेन हो जाता और पूरा प्लेन हो जाता है उससे। उसमें ये कमी है, बहुत बड़ी कमी है उसमें। तो आपको ऐसा कई बार लगता है कि वो ये फैमिली कार है और वो थोड़ी हाँ, छड़ों वाली गाड़ी वो है। हाँ, रफ एंड टफ गाड़ी वो है, रफ एंड टफ गाड़ी है, जो मतलब जो ज्यादा मतलब घूमता जैसे आप ही घूमते फिरते रहते हो हर टाइम। रफ है मतलब क्योंकि आप इसको इतना नहीं घुमा सकते। हाँ, ऐसे पहाड़ों पे इसको आप फ्री माइंड नहीं लेके जा सकते। हाँ। क्यों? एक तो वो आपकी लेदर फ्रेम पहाड़ है। उसमें तो मैं कहता हूँ कि कुछ आप छोटी मोटी ऑफ रोड करनी हो तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब मेरे को जो सबसे बड़ा फर्क लगता है वो ये है कि इसका फ्रंट एक्सलरेशन है, फ्रंट व्हील है, हाँ, वो रेयर व्हील ड्राइव। अगर ये भी रेयर व्हील होती तो हाँ। मतलब बहुत फर्क पड़ता है इसके अंदर। पर इसके अंदर एक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आता है। वो तो ऑल व्हील तो वो 4 व्हील ही हो गई ना। हाँ, पर 4x4 तो चलो अलग हो गया। उसकी जरूरत ही नहीं है 4x4 की। हमें तो ऑफ रोड करनी हो तो 4x4 की। हाँ, यहाँ जब हम कहीं माउंटेन्स में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे 4x4 की जरूरत रहती है आपको।
वहाँ पे कई बार स्नो में जरूरत होती है, कई बार मड हो जाता अब है। जैसे आगे सर्दी आ रही है, आपके हैं कोई प्लान्स मनाली मनाली इसको स्नो में लेके जाने रात का? को ही देखा है अभी लद्दाख का यहाँ से 700 कुछ किलोमीटर का रन है पर जलंधर अब से। तो जैसे सर्दी आ रही तो रूट बंद हो अभी जाएगा। रूट खुला है, अभी तक खुला है। तो जब फिर तक वो हाईवे पे रूट खुला आपको मिलेगा गूगल पे, तो इसका मतलब है कि रूट खुला है। तो मतलब फिर कब जाने का प्लान कर रहे हो? फिर हम भी चलेंगे अभी आपके तो साथ। पहले तो मतलब स्टेबल, मतलब आपको मतलब स्टेबल कौन सी रहती है कार ज्यादा आपके हिसाब से? ऑन हाईवे हो गया, नहीं तो सिटी के अंदर देखो, हो गया। ऑन हाईवे सिटी के अंदर तो अब जितना रश हो चुका है उसके हिसाब से तो यही बेटर है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। ओके। अगर आप हाईवे के हिसाब से देखो तो फिर मेरे को मैनुअल मैनुअल जो है और 700। और अडास, इसमें सबसे बड़ी जो फैसिलिटी इसमें और उसमें कमी है, उसमें सिर्फ क्रूज है, इसमें अडास भी है। तो आज की डेट में देखा जाए तो अडास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी बीच में क्योंकि कभी भी आया कभी भी आता है, और हर किसी को अगर अवेयर होगा, उनके पास ये फैसिलिटी होगी तो बहुत कम एक्सीडेंट होंगे। क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट इसी चक्कर में होते हैं, कोई ओवर स्पीड होता है और कोई अपनी स्पीड पे चल रहा होता है। तो मेरे हिसाब से अडास एक अच्छा फीचर है, गाड़ियों में होना चाहिए और अडास से ही गाड़ियां चलनी चाहिए। एक और फीचर की कमी जो मेरे को लगती है, जो होनी चाहिए इसमें भी और उस गाड़ी में भी, जैसे इसमें पार्किंग, जो गाड़ियां ऑटो पार्क करती हैं, ऑटो पार्किंग नहीं है। इसमें ऑटो पार्किंग नहीं है। जैसे बड़ी गाड़ियां हैं और हमारे को एंड टू एंड नहीं पता चलता है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री भी नहीं है। ये भी कमी है इन गाड़ियों में। हमारे वाले मॉडल में ऑप्शन है, लेकिन वो लग्जरी पैक है, उसमें नहीं है, 32 लाख का उसमें है ही नहीं है, 360 स्कॉर्पियन में आता ही नहीं। और इसमें आपकी गाड़ी में चलो एक प्लस पॉइंट है, आपको फ्रंट सेंसर्स है, हमारे इसमें फ्रंट सेंसर भी नहीं है। लेकिन इसमें अगर 360 डिग्री या ऑटो पार्किंग की उन्होंने फैसिलिटी दी होती तो इन गाड़ियों का एक और अच्छा फीचर निकल के सामने आता, जो अभी तक इन गाड़ियों में कमी है। और मेरे हिसाब से जो ये फीचर्स दे रहे हैं वो कुछ प्लस सेल्स ले पा रहे होंगे। इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे को लगता नहीं कोई गाड़ी भी दे रहा है। अरे क्यों नहीं है ऑटो पार्किंग? अरे क्यों नहीं है, आप देखो वॉक्सवैगन देखो या दूसरी गाड़ियां देखो, ठीक है एक्सयूवी नहीं है, लेकिन सीडैन तो है ना, आपको सीडैन में तो मिलता ही है ना ऑटो पार्किंग। हाँ, क्यों नहीं मिलता? मेरे नॉलेज में मैंने जो लास्ट ऑटो पार्किंग देखी वो नेवर के अंदर ही देखी है। फॉर्च्यूनर में भी मेरे ख्याल से आप मैंने अभी पीछे ऐड देखी है, किसी गाड़ी में चल रही थी, ऑटो पार्किंग करके दिखा रहा था वो। अच्छा। हाँ, बल्कि मेरे को तो लगता है कि एमजी में ही होगी ये। आपको एमजी हेक्टर में तो नहीं, हमने एमजी हेक्टर भी एक बार बीच में कंसीडर की थी हमने। एमजी ग्लोस्टर में थी, एमजी ग्लोस्टर में है, लेकिन वो फिर प्राइस काफी अप चल जाता है। और 20 से 22 लाख की गाड़ी में आपको मिलेगी ऑटो पार्किंग। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हो 22 लाख के अंदर ऑटो पार्किंग देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? मान लो अगर आपके पास आज की डेट में 25 लाख का बजट है, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो मैं नहीं ये समझता कि आपको इसमें कुछ ज्यादा खर्चा करना पड़ता होगा। ये तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बात होती है, आपको गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है। आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर दोगे तो आपकी गाड़ी कुछ भी उसी हिसाब से करेगी जिस हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर है। मेरे को ऐसा लगता है, बाकी मैं इंजीनियर नहीं हूँ। जैसे आपका 25 लाख का बजट है, स्कॉर्पियो एन 700 या फिर अदर गाड़ी कोई 700 मैं लूँगा, लेकिन मैं डीजल में और मैनुअल पिक करूँगा। ऑटोमेटिक क्यों नहीं है? ऑटोमेटिक ठीक है, ऑटोमेटिक मेरे को जैसे इसके अंदर क्लच प्लेट का बहुत इशू आ रहा है, मैनुअल के अंदर इसकी क्लच प्लेट लोगों की बहुत ज्यादा जल्दी बर्न हो रही है। बड़ी गाड़ी है ना, हाँ, इसलिए होता है थोड़ा बहुत। बाकी ठीक है, मैं अब जैसे क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आप लेजी हो जाते हो ऑटोमेटिक में। लेजी होने का मतलब है कि ये आपका एक साइड तो बिल्कुल फ्री हो जाती है आपकी। और मैं ये सोचता हूँ कि ड्राइवर को बिल्कुल एक्टिव होके गाड़ी चलानी चाहिए। और ये जो इन्होंने फैसिलिटीज दी हैं
इनका कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे लेजीनेस आती है जैसे आपको। 700 के अंदर तो पूरा इन्होंने डैश दे दिया, ऑटो पायलट ही दे दिया। वो तो होना चाहिए, मैं तो अच्छा। ये कहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके पास गाड़ी मैनुअल है, अडास है, तो आपकी ये गाड़ी जो है वो आपको बताएगी कि आप गियर छोटा करो। ये गाड़ी आपका गियर छोटा नहीं करेगी अडास में, तो आप इसमें एक्टिव रहोगे, उसमें लेजी हो जाते, उसमें आप लेजी हो जाओगे। मतलब मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि मतलब फैसिलिटी उसमें भी होनी चाहिए, लेकिन विद गियर, हाँ, ओके। मैनुअल। और बाकी मतलब ठीक है कि आपको एट द एंड ऑटोमेटिक में भी मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक भी ठीक है। मैंने पहली बार चलाई है, जैसे तुम्हें बताया है, तुम्हें भी पता ही है बताना क्या है। मेरे हाथ से तो गाड़ी चलाने सीखे हो। तो मतलब स्कॉर्पियन नहीं दोबारा, मतलब स्कॉर्पियन आपकी बढ़िया गाड़ी प्रेफरेंस अब देखो है, पर प्रीमियमनेस आपको ज्यादा वो प्रीमियम लगती है। ऑब्वियसली। तो फिर आपने उस टाइम पे स्कॉर्पियन क्यों ली, ये क्यों नहीं ली? यार देखो, मेरे लिए तो उस टाइम मैं शेवरले युवा से स्विच हुआ हूँ इस गाड़ी पे, तो मेरे लिए तो यही प्रीमियम थी उस टाइम। तो पर आपने टेस्ट ड्राइव मेरे ख्याल से इसकी भी करी थी शायद। इसकी करी थी, हाँ, लेकिन करी थी। मेरे को ये मेरे बजट में नहीं थी उस टाइम। ये थोड़ी सी ओवर बजट थी, क्योंकि मेरे को डीजल में ही चाहिए वेरिएंट। मैं पेट्रोल नहीं पसंद करता हूँ इतना, क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंट घूमना होता है, तो ऑब्वियसली मैं उस हिसाब से देखता हूँ। और मेरे को लगता है कि डीजल गाड़ी जो है वो पेट्रोल से अच्छी भी भागती है कई बार। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने अब बड़ी देर से डीजल गाड़ी को चला रहा हूँ, तो जैसे शेवरले में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी कभी भी। और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, वो भी 160 पे हमने भगाई हुई है, 160 170 पे गाड़ी वो भी भागती थी, तो उसमें भी कोई इशू नहीं था। इसलिए ठीक है, मेरे को बढ़िया लगती है। ठीक है, तो कोई आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए अबाउट दोनों गाड़ियाँ, कि अगर किसी को लेनी हो तो कंफ्यूज हो, स्कॉर्पियन लूँ 700 लूँ? नहीं, अगर तो आपके बजट में है, फिर तो 700 टॉप मॉडल, लोअर बिड मॉडल कौन से लेने चाहिए मॉडल्स? देखो, अगर आप ऐसी लग्जरी गाड़ी ले रहे हो तो गो फॉर द टॉप मॉडल। ओके, ठीक है। अगर आप ले ही रहे हो, फिर 2-4 लाख के पीछे मत भागो, फिर टॉप के पीछे भागो। आफ्टर मार्केट चीजें खराब की अगर आप सोचो कि मैं आफ्टर मार्केट में लगाऊंगा, तो आफ्टर मार्केट कंपनी की फिटिंग नहीं दे पाएगी कभी भी आपको। बोलते जरूर हैं, लेकिन कंपनी हमेशा वन ऑफ द बेस्ट ढूंढेगी। आफ्टर मार्केट जो है वो अपना मार्जिन ढूंढेगी। जितना मर्जी वो बोल रहे हैं कि हमने आफ्टर मार्केट में हम लोग ये हैं वो है, लेकिन मार्जिन तो हर कोई लेगा ही लेगा ना। तो मार्जिन लेने के लिए वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपकी अमाउंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके, तो मतलब टॉप मॉडल ही लेना, गो फॉर टॉप मॉडल। हाँ, और मतलब फिर भी मतलब एक कोई क्लोजिंग हाइब्रिड होनी चाहिए। महिंद्रा को बोलूंगा कि अगर आप पेट्रोल में ही दे रहे हो तो साथ में हाइब्रिड दो, हाइब्रिड गाड़ी। हाँ, फिर आपकी सेल जो है अच्छी बूस्ट हो सकती है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इनके पास अगर दोबारा से बजट होगा 25 लाख का, क्योंकि अब आने वाले टाइम में दोनों गाड़ियां नहीं, अब आने वाले टाइम में डीजल गाड़ी वैसे भी बंद हो रही है, बैन हो रही है, तो डीजल का तो सोचने वाली बात ही नहीं है। रीसेल खत्म हो जाएगी। और डीजल में रीसेल खत्म होने के बाद में पेट्रोल लेते हो, तो पेट्रोल का जो है हाइब्रिड होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। ठीक है, तो यही थी स्टेटमेंट। तो यही थी गाइस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हुई तो यार लाइक कर देना, राइट। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, ओनरशिप रिव्यूज लाइक गाड़ियों से रिलेटेड, 700 स्कॉर्पियन से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, है ना, अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए। अगर आपको इनका ट्रैवल व्लॉग चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो कमेंट में लिख देना कि हमको ट्रैवल व्लॉग चाहिए रिलेटेड टू स्कॉर्पियन, है ना, कैसा उसका आता है रिस्पॉन्स, ये वो एंड ऑल, है ना। तो या दिस इज़ इट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और थैंक यू।